नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी नए कांग्रेस अध्यक्ष की, मोदी सरकार के खोखले दावों की। जानेंगे कि कृषि कानून के खिलाफ क्या है अन्नदाताओं की प्लानिंग्स, और साथ ही बात होगी बंगाल में बीजेपी की मुश्किल राह की। और बुलेटिन के आखिर में बात उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मिर्जापुर और सोनभद्र को मिलेगी 5,555 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात। कांग्रेस ने आर्थिक, विदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर पॉलिसी बनाने के लिए बनाई 3 कमेटियां। तीनों कमेटियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम, राहुल, प्रियंका का नाम नहीं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक बंद रहेंगे राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज। बढ़ती महामारी के चलते लिया फैसला। दिल्ली और मुंबई के बीच बंद होगी विमान सेवा। रेल सेवा रोके जाने पर भी किया जा रहा विचार। महामारी के बढ़ते कहर के कारण महाराष्ट्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला। हरे निशान के बाद बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 282 अंक और निफ्टी 87 अंक की तेजी के साथ 12,859 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में कुछ समय से नए पार्टी अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ रही है। इसी के चलते पार्टी में अंतर्कलह भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब पार्टी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले दिखाते हैं आपको कि क्या है पार्टी का प्लान। लंबे इंतजार के बाद अब कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी का ही नाम सुझाया था और अब कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी देखी जा रही है। लेकिन ऑनलाइन वोटिंग उनके रास्ते में रुकावट डाल सकती है, क्योंकि अगर ऑनलाइन वोटिंग होती है तो इसे कांग्रेस में बड़े उलटफेर की तरह देखा जाएगा। अगर राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इससे यह संकेत जाएगा कि वो पार्टी में निर्विवाद नेता हैं और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रतिनिधियों की सूची में वही नाम शामिल है जो 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाते वक्त थे। हालांकि इस सूची को अपडेट करने का नाम लगातार चल रहा है। गौरतलब है कि ये चुनाव पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह नियमित अध्यक्ष चुनने के लिए कराया जाएगा। इसमें नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसे में अगला पार्टी अध्यक्ष 2022 में चुना जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। राजीव जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने नए नेतृत्व का लंबे वक्त से इंतजार कर रही है और ऐसा लगता है कि अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि नए अध्यक्ष के लिए ऑनलाइन वोटिंग की तैयारी हो रही है। संभावनाएं हैं कि इसमें राहुल गांधी को ही नया अध्यक्ष चुना जाएगा। क्या इससे कांग्रेस के भीतर चल रही कलह खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नए सिरे से खड़ी हो पाएगी? जी दामिनी, ये अच्छी बात है कि साल भर बाद ही सही, लेकिन अब कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार हो रही है। दरअसल कांग्रेस की इस वक्त जो स्थिति है उसमें एक मजबूत नेतृत्व की सख्त जरूरत दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी ने बेशक लंबे समय तक कांग्रेस को सही दिशा दी है, लेकिन अब उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कम होती जा रही है। वैसे भी वो अब भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कर ही रही हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ चुनावों में मुकाबला करना है उसमें कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत होने की जरूरत है। अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखने की भी जरूरत है और यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो लगातार जनता से संवाद बनाए रखे, जनता के बीच जाए। राहुल गांधी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन एक सांसद होने के नाते वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोगों से संपर्क रख रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने जो रैलियां की उनमें लोग उनसे जुड़े। राहुल गांधी के नेतृत्व की मांग भी कांग्रेस
जिसमें अधिकतर लोग उठाते रहे हैं। इसीलिए ये मुमकिन है कि राहुल गांधी ही फिर से नया अध्यक्ष चुन लिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है और उन्हें कोई चुनौती देता भी है तब भी लोकतांत्रिक नजरिए से ये ठीक ही होगा। इसीलिए जो जीतेगा उसे ही कांग्रेस को फिर से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलेगी। दोनों ही सूरतों में दामिनी, कांग्रेस को खुद को सुधारने और कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा, जो कांग्रेस के लिए और देश के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महामारी के दौर में केंद्र की मोदी सरकार बड़े बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणाएं कर रही है। मजदूरों को लेकर नई नई योजना का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार के तमाम खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के दावों को लेकर और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के समय में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व में किए गए पूर्णबंदी करने के फैसले को तुगलकी फैसला कहा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने देश को करोड़ों मजदूरों को सड़क पर लाने का काम किया है। साथ ही देश में मनरेगा मजदूरों को अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने के लिए बैंकों के चक्कर काटने के लिए भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों का एकमात्र सहारा मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना दूभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, जो गरीबों के अधिकारों को छीन रही है। दरअसल राहुल गांधी ने एक सर्वे के हवाले से कहा कि देश में मनरेगा मजदूरों को अपनी दिहाड़ी का पैसा निकालने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के चलते सरकार आए दिन विपक्ष के सवालों से घिरती है। साथ ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ भी सरकार को अन्नदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। करीब 2 महीने से अन्नदाता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। इसीलिए अब अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है, और इस बार केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष के साथ साथ देश के अन्नदाताओं ने भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। करीब 2 महीनों से अन्नदाता नए कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी सरकार अब तक कोई सुध नहीं ले रही है। लेकिन अब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और भारतीय किसान संघ के कई धड़ों ने 3 नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से संयुक्त मोर्चा बनाया है, जिसके चलते 26 नवंबर को देश की राजधानी को जोड़ने वाले 5 रास्तों से होते हुए अन्नदाता दिल्ली चलो मार्च के तहत दिल्ली पहुंचेंगे। अन्नदाताओं ने यह भी कहा कि यदि उन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया जाता है तो दिल्ली जाने वाली सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मोर्चे के संबंध में गुरुवार को बैठक की गई, जिसमें करीब 500 से ज्यादा अन्नदाताओं के संगठनों का समर्थन मिला है। साथ ही मोर्चे के कामकाज में समन्वय बनाए रखने के लिए 7 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। आपको बता दें कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के भी अन्नदाता प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की सक्रिय भूमिका रहेगी। केंद्र सरकार ने तमाम विरोध के बाद कृषि बिल पास करा लिया और इन तीनों बिल को आसानी से कानून की शक्ल भी दे दी। तो अब पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी कोशिश तो पुरजोर कर रही है, लेकिन राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को चेताया है कि विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज को पार करना आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन चुनावी माहौल अभी से बन चुका है। बिहार में सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी है और टीएमसी भी सत्ता बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के बहाने बिना नाम लिए निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी सोच रही है कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के दम पर अगले साल होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर लेगी, तो वो दिन में सपने देख रही है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने बंगाल में विकास के लिए गुजरात मॉडल लाने की बीजेपी के घोषणा पर पलटवार करते हुए कहा कि दोनों राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े साबित करते हैं कि बंगाल कई क्षेत्रों में गुजरात से काफी बेहतर है। बता दें कि बीजेपी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 2019 के आम चुनाव में 18 पर जीत दर्ज की थी। साथ ही एआईएमआईएम के बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर भी रॉय ने कहा
कि इसका बंगाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद बंगाल पर भी उसकी नजर है। माना जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी के सामने मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया है। यानी साफ है कि बंगाल में बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। पश्चिम बंगाल में जीत की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। वैसे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन सिंधिया अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सिंधिया को कई समर्थकों के हिस्से हार आई। अब उनका दर्द भी छलक आया है, जिसे बीजेपी में बगावत का संकेत माना जा रहा है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कुछ सिंधिया समर्थकों की हार के पीछे की वजह को तलाशा जा रहा है। कोई कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहा है तो कोई नीतियों को गलत बता रहा है, लेकिन हारे हुए नेता तो बीजेपी के सिर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। जी हाँ, चुनाव में हार मिलने के बाद सिंधिया समर्थकों का दर्द छलक आया है। वो अब खुलकर पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं पर चुनाव में भीतरघात करने का आरोप लगा रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सिंधिया जब पहली बार भोपाल आए तो उनके समर्थक नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। मुरैना विधानसभा सीट से हार का सामना करने वाले सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना ने कहा कि मुरैना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो काम किया, मगर पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं ने चुनाव में धोखा दिया, जिसकी वजह से चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि दिग्गजों ने बगावत का बिगुल बजाकर चुनाव में बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इतना ही नहीं, कंसाना ने कहा कि जिन नेताओं ने उन्हें चुनाव हराया है, उन सभी नेताओं के नाम पार्टी को मालूम है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर पूर्व सीट से चुनाव हारे सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल गोयल ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता वोटर को बाहर नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिमनी से चुनाव हारे शिवराज सरकार में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कहा कि वो चुनाव क्यों हारे, इस बात को उन्होंने पार्टी फोरम पर रख दिया है। वहीं अपने समर्थक नेताओं के खुलकर भीतरघात लगाने के आरोपों पर सिंधिया ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा की जाएगी। अब सिंधिया ने तो समर्थकों को दिलासा दिला दिया, लेकिन ये नाराजगी बीजेपी में बगावत के संकेत है, जिससे सिंधिया और शिवराज के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में बार बार मुंह की खाने के बाद भी बीजेपी के मन को शांति नहीं मिली है। वो लगातार सत्ता पर काबिज होने के प्रयास कर रही है। अब एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के प्लान को सबके सामने ला दिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी विपक्षी दल को करारा जवाब दिया है। राजस्थान की सत्ता में आने के लिए बीजेपी कितनी उतावली है, इसकी झलक उसके नेताओं के बयानों में साफ दिखती है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भविष्यवाणी कर दी है कि अगले 6 महीने में गहलोत सरकार की विदाई तय है। ये सरकार अब ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएगी। बीजेपी नेता के इस बयान ने ऑपरेशन लोटस के संकेत दे दिए हैं, जिसे समझते हुए कांग्रेस ने विपक्षी दल पर हल्ला बोल दिया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा है कि गुलाब चंद कटारिया ने दिल्ली के कहने पर राजस्थान सरकार के 6 महीने में गिरने का बयान दिया है। कटारिया को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की बात चल रही थी, इसलिए अपना पद बचाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकारें गिराने का षड्यंत्र करती रहती है। कटारिया के बयान से यह भी साफ हो गया है कि अब भी वे सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कटारिया जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान दे, उन्हें यह शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने सवाल पूछा है कि क्या बटन कटारिया के पास है जो कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। सरकार का बटन इस प्रदेश की जनता के पास है और जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है। डोटासरा के साथ साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी भी बीजेपी पर बरसने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए कटारिया अपना अस्तित्व साबित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तो बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना दी है। अब देखना होगा कि क्या वो शांत बैठती है या फिर ऑपरेशन लोटस पर काम करती है।
और बुलेटिन के आखिर में बात उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले बदलाव की। सरकार देश में अब उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की एक नई और भरोसेमंद व्यवस्था बनाने की तैयारी में है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या होंगे बदलाव, दिखाते हैं आपको। मोदी सरकार अब उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को परखने के लिए आने वाले दिनों में QS और टाइम्स जैसी रैंकिंग कंपनियों का सहारा नहीं लेगी। भारत सरकार अब देश में इसी तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विश्व स्तरीय रैंकिंग की एक नई और भरोसेमंद व्यवस्था बनाएगी, जिसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसके आकलन का फॉर्मूला भारतीय शिक्षा पद्धति के मापदंडों के अनुरूप होगा। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की तैयारी मोदी सरकार ने पहले ही शुरू कर दी है। फिलहाल उच्च शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग के लिए QS और टाइम्स जैसी दोनों ही एजेंसियां ब्रिटिश मूल की है। QS और टाइम्स जैसी रैंकिंग करने वाली एजेंसियों पर धारणा के आधार पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करने का आरोप लगाया गया था। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की तरफ से लगाए गए थे। इसी कारण 2020 की टाइम्स रैंकिंग में IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर और खड़गपुर जैसे देश के 7 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों ने इसका विरोध किया था और इनके रैंकिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मामले में खुद रुचि दिखाई थी और अब भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने वाले NIRF के दायरे को विस्तार देने की तैयारी कर रही है। साथ ही इसके लिए दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों से भी संपर्क साध रही है और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी दुनिया के कई देशों के साथ साझा किया है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।